साथियों, आज हम अमेजन रिवर बेसिन और अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि हम विश्व में 7+1 महाद्वीप या कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, अफ्रीका है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है और अंटार्कटिका है, और फिर उसके बाद यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। और उसके बाद मैंने 7+1 बोला तो 1 है जीलैंडिया नाम का कॉन्टिनेंट, जो कि जल में निमज्जित है, जल में सबमर्ज्ड है। चूँकि महाद्वीप की जो शर्तें हैं, परिभाषाएं हैं, उसमें जीलैंडिया परिभाषित होता है, अतः जीलैंडिया को भी महाद्वीप में रखा जाता है। तो इन 7+1 महाद्वीपों में से एक हमारा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है, उसके रिवर बेसिन का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो ये जो महाद्वीप है, इसको लैटिन अमेरिका भी बोला जाता है, लैटिन अमेरिकन महाद्वीप भी बोला जाता है। लैटिन अमेरिका का विस्तार तो काफ़ी बड़ा है। जैसा आप जानते हैं कि लैटिन एक भाषा है, और लैटिन अमेरिका क्यों कहा गया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। लैटिन प्राचीन रोम वासियों की भाषा हुआ करती थी, और इसी लैटिन भाषा से ही यूरोप की अन्य भाषाओं का विकास हुआ है। यूरोप की अन्य भाषाएं जैसे पुर्तगाली या पुर्तगीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, रोमानियन और इटालियन आदि भाषाओं का विकास हुआ है। तो जैसे संस्कृत से भारत की अनेकों भाषाओं का विकास हुआ, उसी तरह से प्राचीन रोमवासियों की भाषा लैटिन से अनेक यूरोपियन भाषाओं का विकास हुआ। ये जो यूरोपियन भाषाएं थीं, हैं तो ये यूरोपियन भाषाएं 55, लेकिन इनमें से यही महत्वपूर्ण है 5। और इन्हीं लोगों ने जो ये जो पुर्तगीज़ थे, स्पेनिश थे, फ्रेंच थे, ये लोगों ने ये जो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इस पर आधिपत्य जमाया। और ये जो लैटिन अमेरिका है ना, ये काफ़ी विस्तार में है। मैक्सिको से लेकर के अर्जेंटीना तक इसका विस्तार है। यानी कि इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं? मध्य अमेरिका, जिसमें कि मैक्सिको से लेकर के पनामा तक, यानी मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा और अल सल्वाडोर, ये मध्य अमेरिका के देश। और दक्षिण अमेरिकी देश, जैसा कि देख ही रहे हैं आप, कि दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील। और इसके अतिरिक्त इधर तो वेनेजुएला, गयाना, और ये है सूरीनाम, और ये गियाना। ये गयाना है और ये गियाना है, ये जानना। ये इसको कहते हैं फ्रेंच गियाना, ये फ्रेंच गियाना कंट्री है। इसके अतिरिक्त मध्य अमेरिका, साउथ अमेरिका के अतिरिक्त जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं, उनको भी लैटिन अमेरिकी देशों में शामिल किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिन जिन देशों में लैटिन भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ पर उन भागों को लैटिन अमेरिका के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये आप अच्छा, इसमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ की लैटिन अमेरिका में नहीं शामिल किया जाता है। जैसे गयाना है, गयाना में पूरी तरह से इंग्लिश बोली जाती है, और ये इसमें डच बोला जाता है सूरीनाम में। ऐसे ही बेलीज़ नाम की कंट्री है, बेलीज़ में इंग्लिश बोली जाती है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी जो लैटिन भाषाएं बोली जाती हैं, स्पेनिश, पुर्तगीज़ और ये इटालियन, रोमानियन, फ्रेंच, उनको हम लैटिन अमेरिका के अंतर्गत रखते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। और जैसे यहाँ के पूरे क्षेत्र में
लैटिन भाषा यानी यहाँ पे स्पेनिश भाषा बोली जाती है। अगर इनको छोड़ दें तो यहाँ पे गयाना में इंग्लिश बोली जाती है, यहाँ पे डच बोली जाती है, यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। तो ये तो लैटिन अमेरिका में शामिल होगा, लेकिन ये नहीं शामिल होगा। और यहाँ पे पुर्तगीज़, ब्राज़ील में पुर्तगाली बोली जाती है, बाकी हर जगह स्पेनिश से बोली जाती है। तो हमने ये समझा कि इसको लैटिन महाद्वीप क्यों बोलते हैं। इसी लैटिन महाद्वीप में जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट स्थित है, इसी में हम अमेज़न रिवर बेसिन का अध्ययन करने जा रहे हैं। अमेज़न रिवर बेसिन का, अमेज़न रिवर बेसिन जैसा मैंने बताया कि संसार की सबसे बड़ी नदी है, जिसका विस्तार 6400 किलोमीटर तक है, और यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बाद सबसे लंबी नदी है। नील की लंबाई 6625 के आसपास है और ये 6400 किलोमीटर है। तो ये जो अमेज़न रिवर बेसिन है, अमेज़न रिवर है, यह सबसे ज़्यादा जल का प्रवाह अटलांटिक ओशन में करती है। ये है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, और ये है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ये लाइन ऑफ, ये इक्वेटर जा रही है, इक्वेटर, इक्वेटर जा रही है। ये साउथ अटलांटिक ओशन है, ओशन है। हालांकि ये जो रेखा है वो यहाँ से जाएगी, इसमें थोड़ा सा मैप में वो हुआ है, लेकिन ये जो माउथ है, यहाँ से होकर के इक्वेटर गुजरती है। तो ये संपूर्ण संसार की जो नदियां हैं, उसमें जितना जल प्रवाहित होता है महासागरों में, उसका 20% जल केवल अमेज़न नदी गिराती है अटलांटिक ओशन में। यानी 80% संसार की जो नदियां हैं, वो 80% नदियां, सारी नदियां मिल करके 80% जल गिराती हैं, और ये 20% जल केवल एक नदी, अमेज़न नदी गिराती है। तो ये इस तरह से इसकी वृहत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। अमेज़न नदी जो है वह, ये आपका एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है। लगभग 9000 किलोमीटर की लंबाई में ये कोलंबिया से लेकर के अर्जेंटीना तक इसका विस्तार है। ये एंडीज़ पर्वत श्रृंखला, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला में ही एक चोटी है, नेवादो मिश्मी, नेवादो मिश्मी। नेवादो मिश्मी से एपुरी मैक नदी के रूप में एक तरह से अमेज़न नदी का उद्गम होता है। और एपुरी मैक नदी, अच्छा, ये जो टिटिकाका लेक है, टिटिकाका लेक से इसके अमेज़न नदी की जो उद्गम बिंदु है, इससे इसकी दूरी 160 किलोमीटर है, और 160 किलोमीटर ही दूरी अटलांटिक ओशन से भी इसकी है। जो टिटिकाका झील है, ये संसार की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इसमें नौकायान या बड़े बड़े जहाज आराम से चल सकते हैं। इसकी लंबाई, टिटिकाका झील की 190 किलोमीटर लंबाई है और 80 किलोमीटर चौड़ाई है, और गहराई भी इसकी एवरेज गहराई 107 मीटर की है, और अधिकतम गहराई देखें तो ये 160 मीटर के आसपास इसकी अधिकतम गहराई है। तो और ये जो है टिटिकाका झील का जो अधिकांश क्षेत्रफल है, ये पेरू में, मतलब अधिकांश क्या, 60% जो टिटिकाका झील का क्षेत्रफल है वह पेरू में पड़ेगा, पेरू में पड़ेगा। अच्छा, ये मीठे पानी की झील है, और यहाँ से 160 किलोमीटर दूर एंडीज़ पर्वत में ही ये नेवादो मिश्मी चोटी से उद्गम होता है एपुरी मैक नदी का,
और एपुरी मैक नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यहीं से जो इंडीज पर्वत है वहीं से निकलती है मैंटारो नदी। मैंटारो नदी इसमें मिल जाती है। ये कौन सी है? ये है एपुरी मैक रिवर, और ये है आपकी मैंटारो रिवर। एपुरी मैक में मैंटारो रिवर मिल जाती है और ये नदी आगे बढ़ती है। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसको यू कयाली नदी के नाम से जाना जाता है। यू कयाली रिवर के नाम से जाना जाता है। यू कयाली रिवर जब यहाँ पहुँचती है, आगे और पहुँचती है, तो यहाँ पे एक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर है। ये आपका कोलंबिया हो गया, ये आपका वेनेजुएला है, ये पेरू, ये चिली, ये गयाना, ये सूरीनैम बोलते हैं, सूरीनैम, और ये फ्रेंच गुयाना। इसकी स्पेलिंग में आई आएगा, गुयाना, फ्रेंच गुयाना। इसको गयाना बोलेंगे, इसको गुयाना बोलेंगे। और ये आपका ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील। तो यहाँ पे यहाँ इक्वाडोर में दो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। एक ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, और ये है चिम्बोरेजो 6310, और ये है आपकी 5996। ये ऊंचाई है 6310 मीटर और ये 5996 मीटर। चिम्बोरेजो से ही एक नदी निकल करके इसी यू कयाली नदी में मिल जाती है। यू कयाली नदी में एक नदी इसी के पास से निकलती है, इंडीज पर्वत से, मतलब चिम्बोरेजो के पास से निकलती है और यहाँ मिल जाती है। ये है आपकी मारानान रिवर। जब यू कयाली नदी से मिल जाती है तो ये यहीं से इसको अमेजन नदी कहा जाता है। और ये अमेजन नदी यहाँ से बन के निकलती है और इसी अमेजन नदी के तट पर ही एक ऐसा शहर स्थित है। इस शहर का नाम है इक्विटोस। इक्विटोस पूरे संसार का एक ऐसा शहर है जो संसार का सबसे बड़ा ऐसा शहर है जहां सड़क मार्ग से जाना संभव नहीं है। यहाँ पे केवल आप या तो पोत से जा सकते हैं और या तो प्लेन से जा सकते हैं। ये इक्विटोस एक ऐसा शहर है, यह अमेजन नदी के बाएं किनारे पे स्थित है। और इक्विटोस में बहुत सारे यहाँ पे तेल का भी एक्सप्लोरेशन हुआ है और यहाँ से तेल का भी निर्यात किया जाता है। जैसे यहाँ तेल का निर्यात किया जाता है, मिनरल्स का निर्यात किया जाता है। कभी ये रबड़ का हब हुआ करता था और अभी भी यहाँ से रबड़ का निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिनरल्स का निर्यात किया जाता है, केमिकल्स का निर्यात किया जाता है और यहाँ से जीव जंतुओं का भी व्यापार किया जाता है। यहाँ से जीवों को भी निर्यात किया जाता है। यहाँ जो जीव हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के जो तोते होते हैं, पैरट्स होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स में मानव भी आता है, और ऐप जो बंदर होते हैं उन सब का यहाँ से व्यापार किया जाता है। इन सब का जो व्यापार है यहाँ से। अच्छा, ये जो व्यापार है ये नदी के ही माध्यम से संभव है, क्योंकि इक्वेटोस से जो ये अमेजन नदी जा रही है, इसी अमेजन नदी यहाँ से अमेजन की जो दूरी है ये तकरीबन
684 किलोमीटर है। और ये इक्विटोस से अमेज़न का जो माउथ है इसके बीच की जो दूरी मैंने बताई, ये पूरी तरह से नौगम्य है। यहाँ से यहाँ तक जहाज़ आराम से इक्विटोस तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से जो भी उत्पादन होता है और वो उत्पादन जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ये इक्विटोस है। ठीक, अब इक्विटोस के यहाँ से चिम्बोरेजो के पास से एक नदी निकलती है और जाकर के अमेज़न में मिल जाती है। अमेज़न में मिल जाती है इक्विटोस। ये है नैपो रिवर। नैपो रिवर यहाँ से जो यहाँ से निकल रही है। उसके बाद जो ये नदी है अमेज़न नदी आगे बढ़ती है और पेरू और कोलंबिया के बीच में जो ये सीमा रेखा है, ये प्राकृतिक सीमा रेखा है। और एक नदी ये पुटुमायो नदी है, ये जो इन दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा बना रही है। और पुटुमायो नदी जो है ये जा करके अमेज़न में मिल जाती है। ये है पुटुमायो नदी। ठीक, पुटुमायो नदी यहाँ मिल जा रही है और उसके बाद यह इसका प्रवाह आगे बढ़ता है। फिर ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये 3 भागों में यहाँ बटी हुई है, पश्चिमी कॉर्डलेरा, मिडिल कॉर्डलेरा और पूर्वी कॉर्डलेरा। तो पूर्वी कॉर्डलेरा से पुनः एक नदी निकलती है और जा करके अमेज़न में मिल जाती है, जा करके अमेज़न में मिल जाती है। ये है जापुरा नदी। जापुरा नदी, जापुरा नदी इसमें मिलने के बाद जापुरा नदी यहां पे मिल जाती है। उसके बाद एक नदी निकलती है आपकी पुनः यहां से और ये मिल जाती है अमेज़न से। ये नदी है कौन सी? इस नदी का नाम है आपका नीग्रो नदी, नीग्रो रिवर। इसी और ये है ब्रैंको रिवर, ब्रैंको। ये जो ब्रैंको रिवर है ये गयाना और ब्राज़ील के बीच में प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। और ये आपकी नीग्रो रिवर है, ये नीग्रो रिवर है। नीग्रो रिवर के ही तट पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट या अमेज़न रिवर बेसिन का सबसे बड़ा शहर मनास स्थित है। ये है मनास, नीग्रो के बाएं तट पे स्थित है मनास। मनास स्थित है। मनास की जो जनसंख्या है वो लगभग 22 लाख है और यह भी पूरी तरह से पोर्ट यहाँ से भी व्यापार किया जाता है और बहुत हालांकि यहाँ से अन्य देशों को जोड़ने वाली रोड्स भी है, लेकिन ये रोड्स बारिश में पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। कच्ची रोड है। इधर से जो यह चाहे बोलीविया के लिए हो, पेरू के लिए जाने वाली ये जो रोड है ये काफ़ी डैमेज रोड है और बारिश में ये कच्ची रोड है, ख़राब हो जाती है। एक ही तरीका है इसको रोड से जाने का कि यहाँ से ब्राज़ील जाया जाए या यहाँ से निकल करके वेनेजुएला जाया जाए और गयाना जाया जाए। तो ये एक तरीका है जाने का। मनास से भी बहुत सारी चीज़ों का निर्यात होता है और यहाँ से जो रिफाइंड पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है, मिनरल्स का निर्यात किया जाता है और जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनका निर्यात किया जाता है। रबर का निर्यात किया जाता है, रबर के अलावा जूट का निर्यात किया जाता है, टिम्बर का निर्यात किया जाता है। जैसे टिम्बर का निर्यात तो इक्विटोस से भी होता है। टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी का निर्यात यहाँ से भी होता है, इमारती लकड़ी का निर्यात मनास से भी होता है। तो मनास से इमारती लकड़ी का निर्यात होता है। तो ये भी एक तरह से एक्सपोर्ट का हब है, लेकिन यहाँ से दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप फ्लाइट से आ सकते हैं या फिर आप आ सकते हैं
जहाज़ से, पानी के जहाज़ से, शिप से के माध्यम से आ सकते हैं। और एक रोड ज़रूर है यहाँ से यहाँ वेनेजुएला और इसको जोड़ने वाली। तो मनास पे नीग्रो नदी है। नीग्रो नदी का जल काला होता है, इसका जल ब्लैक है। और ये जो काला काला जल है, जब अमेज़न नदी के गोल्डन स्कारलेट कलर के पानी में मिलता है तो 6 किलोमीटर तक साफ देखा जा सकता है कि दोनों का जल अलग अलग है, मिल नहीं रहा है। उसके बाद ये नदी पुनः आगे बढ़ती है और फिर यहाँ ये जो है आपका, ये है हाईलैंड, ये गयाना हाईलैंड बोला जाता है। तो गयाना हाईलैंड से भी ट्रैम्बेटाज नदी निकलती है। ऐसे देखिए, इस तरह से है, ये है ट्रैम्बेटाज रिवर निकल करके मिल जाती है अमेज़न में। और उसके बाद यहाँ पे पारू नदी और जारी नदी, पारू और जारी नदी, पारू और जारी नदी यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद अमेज़न जा करके अटलांटिक महासागर में समा जाती है और यहाँ पे अपना जल प्रवाहित करती है। इसी तरह से इसके दाहिने किनारे से जो नदियाँ निकलती हैं, क्योंकि हम अमेज़न रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं, तो बेसिन के अंतर्गत इन सारी नदियों का एक चीज़ थोड़ा सा रह गया, लेकिन उसको मैं अभी कंप्लीट कर देता हूँ। वो मैं थोड़ा सा बताना मैं चाह रहा था। जैसे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर है। इसी के अंदर जो ये अमेज़न रिवर बेसिन है, इसके अंदर इसका जो क्षेत्रफल है 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। और उसके अंतर्गत है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि 60 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये इसका जो विस्तार है, ये जो बेसिन है, ये पूरा बेसिन 60 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है कुछ लोगों को रिवर बेसिन के बारे में ही ना पता हो, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि रिवर बेसिन होती क्या है। रिवर बेसिन देखा जाए तो पहले हम देखेंगे कि अपवाह क्या है। अपवाह या ड्रेनेज। अपवाह क्या होता है? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ये हो गया अपवाह, ड्रेनेज। फिर अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ये क्लियर हो गया अपवाह तंत्र क्या होता है। फिर जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया, जिन विशिष्ट क्षेत्रों से कोई नदी अपना जल बहा करके लाती है, उस क्षेत्र को उसका जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहते हैं। ये हो गया जल ग्रहण क्षेत्र। फिर जल विभाजक किसे कहते हैं? जल विभाजक या वाटर शेड। जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक पहले हम वो देखते हैं, फिर जल विभाजक मैं बताता हूँ। नदी द्रोणी जो हम पढ़ रहे हैं, नदी द्रोणी या रिवर बेसिन क्या होता है? एक मुख्य नदी, जैसे अमेज़न नदी है, एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां तथा वर्षा का जल, हिम पिघलित जल, नालों के द्वारा प्रवाहित जल, इन सब के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है, उसको
रिवर बेसिन कहते हैं। समझ में आ गया रिवर बेसिन। तो ये नदी द्रोणी या रिवर बेसिन है। अब हम बात करते हैं जल विभाजक की। जल विभाजक या वाटर शेड। वाटर शेड क्या है? वाटर शेड एक नदी बेसिन को दूसरी नदी बेसिन से विभाजित करने वाली जो सीमा होती है उसको जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक आमतौर पे एक रिज होता है जहाँ से नदियाँ एक ओर प्रवाहित होती हैं और दूसरी ओर दूसरे क्षेत्र की नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो बीच की जो सीमा रेखा बनती है उसी को जल विभाजक कहते हैं। तो हमने रिवर बेसिन जान लिया, शायद कुछ लोगों को पता ना हो तो इसलिए बताना जरूरी था। तो ये हो गई आपकी रिवर बेसिन। अब हम अपने काम पे फिर लौटते हैं। यहाँ पे जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के दाहिने तट से मिलने वाली नदियों की बात करते हैं। एक नदी जो पेरू है, ये ब्राज़ील है। पेरू और ब्राज़ील के बीच में एक नदी पेरू और ब्राज़ील की प्राकृतिक सीमा बनाती है। पेरू और ब्राज़ील की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए जवारी रिवर, जवारी नदी, प्राकृतिक सीमा बनाते हुए जवारी नदी निकलती है और यहाँ पे मिल जाती है जवारी नदी। इसी तरह से एक नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ मिल जाती है। इसको बोलते हैं जुरुआ नदी, जुरुआ रिवर। जैसा कि शायद मैंने बताया कि अमेजन रिवर बेसिन में कुल 1100 नदियां प्रवाहित होती हैं और उन 1100 नदियों में से 17 नदियां ऐसी हैं जो कि 1500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी हैं। ये यही सब ये नदियां हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो जुरुआ नदी हमने देखी और ये सारी नदियां एंडीज पर्वत से ही निकल रही हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकल रही हैं। ये जुरुआ नदी हो गई। उसके बाद ये नदी है जुरुआ नदी। जो है जुरुआ नदी कहाँ जाके मिलती है? जुरुआ नदी हो गई। जुरुआ नदी या जो ये है, जुरुआ नदी बहते हुए जाएगी, ये पुटुमाय और जापुरा के बीच में जाके मिलेगी जुरुआ नदी, जुरुआ रिवर। उसके बाद एक नदी पुनः यहाँ से निकलती है और जा करके जापुरा नदी और निग्रो नदी के बीच में मिल जाती है और वो रिवर है आपकी, जापुरा बोल रहा हूँ यार, जुरुआ। जुरुआ के बाद ये पुरुष रिवर है, पुरुष नदी जाकर के मिल जाती है यहाँ पे। उसके बाद अमेजन नदी सिस्टम की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है मेडीरा नदी। मेडीरा नदी का उद्गम एक तरह से एंडीज पर्वत श्रृंखला से ही होता है और ये आगे बढ़ती है, लेकिन ये आपका बोलीविया और ब्राज़ील के बीच में प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है ये मेडीरा रिवर, और जा करके निग्रो नदी के थोड़ा सा आगे जा करके गिर जाती है अमेजन नदी में। ये है आपकी मेडीरा रिवर, मेडीरा। ये सबसे अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडीरा नदी। और दूसरी सहायक नदी पूछा जाए तो दूसरी सहायक नदी है निग्रो नदी। निग्रो नदी दूसरी सबसे सहायक नदी है और ये आपकी मेडीरा नदी है। इन दोनों के बीच में बॉर्डर बना रही है, बोलीविया और ब्राज़ील के बीच में। पुनः आगे बढ़ते हैं। ये है आपका मैटो ग्रासो पठार प्लेटू, मैटो ग्रासो प्लेटू। यहां से एक नदी निकलती है टापाजोस नदी।
टापाजोस नदी निकलती है और जा करके अमेजन में समा जाती है। ये है टापाजोस नदी जाके अमेजन में मिल जाती है। उसके बाद एक और नदी है जो कि ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ये पूरा ब्राज़ीलियन हाईलैंड है और ब्राज़ील की 80% पॉपुलेशन, अधिकांश पॉपुलेशन इसी ब्राज़ीलियन हाईलैंड पे स्थित है। चाहे साओ पालो हो, चाहे रियो दी जेनेरियो हो और बीलम हो। बीलम तो यहाँ है, हाँ? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी नदियाँ, वो शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो यहीं पे स्थित हैं। ये यहाँ से लेकर के, ये यहाँ से लेकर के आपका ये पूरा तटीय क्षेत्र पे ही ये स्थित हैं। ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ब्राज़ीलियन हाईलैंड से यहाँ पे एक रिवर निकलती है और मिल जाती है। ये है झिंगू रिवर, झिंगू रिवर है। और यहाँ एक नदी यहाँ से निकलती है, हाईलैंड से निकलती है और जाके मिल जाती है। यह है कौन सी? टोकांटिन्स रिवर। ये है टोकांटिन्स रिवर। तो इस तरह से ये अमेजन रिवर बेसिन बन जाता है। ये जो अमेजन रिवर बेसिन है, ये पूरा, जैसा मैंने बताया, 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला होता है और सर्वाधिक जो जल है यही नदी किसी भी समुद्र में गिराती है। जैसा कि इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि अमेजन नदी की जो लंबाई है वह 6400 किलोमीटर है। अमेजन नदी की चौड़ाई अगर देखें तो अमेजन नदी की जो चौड़ाई है वो 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर चौड़ी है। लेकिन जब वेट सीजन आता है, बाढ़ का समय आता है, तो इसकी लंबाई ये स्वेल कर जाती है और ये जिसकी लंबाई हो इसकी चौड़ाई स्वेल कर जाती है और यह 48 किलोमीटर तक चौड़ी नदी बन जाती है। कभी कभी तो बाढ़ के समय में यह 100 किलोमीटर से अधिक स्वेल कर जाती है। दोनों तटों पे इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ जाती है। गहराई की बात करें तो औसतन अमेजन नदी की जो गहराई है वह 20 मीटर से लेकर के 50 मीटर है। लेकिन कहीं कहीं इसकी गहराई 150 मीटर भी हो जाती है। अगर अमेजन नदी के प्रवाह की बात करें तो इसमें जो जल का प्रवाह होता है वह 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से होता है, जल का प्रवाह। अच्छा, ये नदी जहाँ प्रवाहित होती है उसका जो माउथ है ये 380 किलोमीटर चौड़ा है। 380 किलोमीटर चौड़ा, इतनी चौड़ाई है इसकी। इस माउथ को डेल्टा पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता है, ना तो एस्चुरी ही कहा जा सकता है। क्यों? डेल्टा क्या होता है कि वह अपने साथ जो गाद, सेडिमेंट, सिल्ट, ये सब चीज़ें लाता है तो अपने जो मुहाना होता है वहाँ पे जमाव करता है और जमाव करने से उसमें वितरिकाएं विकसित हो जाती हैं और एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अमेजन नदी अपने साथ इतने बारीक कण लाती है, सिल्ट और गाद इतने बारीक लाती है कि वे यहाँ जम नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ टाइडल फोर्सेस लगातार काम करती रहती हैं, जिसके कारण जो जमाव में होता है उसको वह उड़ा ले जाती हैं, यानी बहा ले जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो सागरीय समुद्री जलधाराएं होती हैं वो जलधाराएं भी यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होने देती हैं। इसके साथ ये जो सागरीय तरंगे हैं वो भी यहाँ तेज हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है डेल्टा नहीं बनने देती हैं। तो इस तरह से एक
एक सेंस में इसको एस्चुरी बोला जा सकता है कि ये एस्चुरी है, इसका जल डायरेक्ट साल्ट वाटर, मीठा पानी डायरेक्ट साल्ट वाटर पानी से यहाँ पे मिल रहा है और यह एस्चुरी का निर्माण एक तरह से कर रहा है। हालांकि ये इंटरनल डेल्टा जरूर बना रहा है, अमेज़न नदी ये इंटरनल डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो ये ना तो पूरी तरह से डेल्टा है, ना तो पूरी तरह से एस्चुरी है। तो ये एक तरह से इसको एस्चुरी आप कह सकते हैं। तो ये जो पूरा आपने देखा कि अमेज़न रिवर बेसिन कितना ज़्यादा विस्तृत और व्यापक है। अब हम अमेज़न बेसिन में जो अमेज़न रिवर बेसिन में जो पाए जाने वाले ये जो इसके जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात हम करेंगे, लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी विस्तृत और वृहत विषय है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी 70 लाख वर्ग किलोमीटर में ये स्थित है। 70 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका बेसिन स्थित है, 60 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट स्थित है। और जैसा कि मैंने बताया कि 9 देशों में ये विस्तृत है, 9 देशों में विस्तृत है। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो अमेज़न रिवर बेसिन है, इसकी जो नदियाँ हैं, इन नदियों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं ये जानना अत्यंत आवश्यक है। और जैसा कि ये आपने जाना कि जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट जो यहाँ का है, वो जो संसार का जो संपूर्ण रेन फॉरेस्ट है उसका 50% रेन फॉरेस्ट सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंतर्गत पाया जाता है। अब हम इसके जो अमेज़न नदी है, इसमें अमेज़न जो बेसिन है, इसमें रहने वाले पाए जाने वाले जीवों के बारे में बात करते हैं। एक जीव है जो कि इसमें पाया जाता है बोटो। बोटो क्या है? एक डॉल्फिन है, डॉल्फिन, बोटो डॉल्फिन। यह पिंक कलर की होती है और इसकी जो लंबाई है वह 9 फीट होती है। इसकी लंबाई कितनी है? 9 फीट इसकी कुल लंबाई होती है। वेट इसका होता है 186 केजी। और इसकी लॉन्जिविटी की बात करें या इसकी जो आयु की बात करें, एज की बात करें, लाइफ स्पैन की बात करें, तो यह 30 वर्ष तक जिंदा रहती है, 30 वर्ष तक। बोटो जो है यह पिंक कलर की होती है, इसीलिए पिंक डॉल्फिन भी इसको बोलते हैं। जब यह मैच्योर हो जाती है तो यह व्हाइट कलर में बदल जाती है, वो व्हाइट हो जाती है। दूसरी है टोकोक्सी। ये बोटो, ये भी डॉल्फिन है, ये भी डॉल्फिन है, अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली डॉल्फिन। ये इसकी तुलना में छोटी होती है। यह इसकी जो लंबाई है कुल, ये 5 फीट होती है, 5 फीट लंबी होती है। और जबकि वेट इसका 50 केजी ही होता है, लेकिन यह 35 वर्ष जिंदा रहती है। 35 वर्ष, ये अगर 30 साल जीती है तो ये 35 साल जीती है। ये दोनों डॉल्फिन इसमें अमेज़न रिवर बेसिन में बहुत प्रेवलेंट पाए जाते हैं। तो उसके बाद अमेज़ोनियन मनाती। ये क्या है? ये इसमें अमेज़न रिवर बेसिन में पाए जाने वाली सी काऊ है, या इसको सी काऊ बोलते हैं, लेकिन पाई जाती है रिवर में। अमेज़ोनियन जो मनाती है, अमेज़ोनियन मनाती, ये क्या है? ये हर्बीवोरस है, ये हर्बीवोरस है ये। और इसकी लंबाई 9 फीट होती है। इसका जो वजन है, आश्चर्यजनक रूप से इसका काफ़ी ज़्यादा वजन होता है, 346
केजी इसका वजन होता है, लेकिन अभी तक 379 यानी 379 केजी इसका वेट पाया जा चुका है। इतना, लेकिन और यह भी 30 वर्ष तक जिंदा रहती है, 30 वर्ष तक जिंदा रहती है। अच्छा, इसको काऊ इसलिए बोला जाता है कि यह जो है घास खाती है और एल्गी खाती है और बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। इसके साथ ही साथ यह बहुत ही ज़्यादा सौम्य होती है, मतलब इसकी स्किन उस तरह से, मतलब पूरा ये गाय से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए इसको जो है सी काऊ भी बोलते हैं। पुनः जो है ये है आपका चौथा है आपका जाइंट ओटर। जाइंट ओटर इसको बोलते हैं नदी भेड़िया या रिवर वोल्फ, नदी भेड़िया। ठीक, ये नदी भेड़िया 5 से 6 फीट लंबा होता है, कॉर्निवोरस होता है, यानी मांसाहारी तो है ही है, और इसका खौफ रहता है, नदी में इसका खौफ रहता है, सभी तरह के जानवरों को खाता है, और जो खाद्य श्रृंखला है उसमें टॉप पोजीशन भी ग्रहण करता है ये। इसको अगर कोई शिकार कर सकता है तो जगुआर और कूगर का भी कर सकते हैं। जगुआर और कूगर, जगुआर के बारे में हम आगे चल के बताएंगे जब हम अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो जैसे हमारे यहाँ जो लायन पाया जाता है गिर में, जैसे टाइगर पाया जाता है विभिन्न नेशनल पार्क्स में, ऐसे ही यहाँ पे वो तो नहीं पाए जाते, लेकिन ये तेंदुए की प्रजाति जो जगुआर है, कूगर है, ये सब इनका शिकार कर सकते हैं। 5 से 6 फीट इनकी लंबाई होती है, और वज़न भी इनका ज़्यादा नहीं होता है, और ये 32 केजी तक वज़न इनका होता है, 26 से 32 केजी तक इनका वज़न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है और उस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, एनाकोंडा। एनाकोंडा 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 एक तरह से ये संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सांप है तो ये वैसे अजगर, बोआ, लेकिन यह संसार में सबसे लंबा सर्प है, विषहीन होता है, लेकिन ये जिस तरह की कॉइल बनाता है बड़े से बड़े जानवरों की हड्डियां तक भी तोड़ देता है। तो एनाकोंडा पे आपने देखा होगा, एनाकोंडा जो है तकरीबन 30 फीट लंबा होता है, 30 फीट लंबा होता है एनाकोंडा। इसका जो वेट है वह 250 केजी तक होता है। यह एनाकोंडा 10 वर्ष तक जीवित रहता है, 10 वर्ष तक जीवित रहता है। और एनाकोंडा अमेज़न नदी के जो छिछले भाग होते हैं, जो थोड़ा दलदली भाग होते हैं, वहाँ पर इसका निवास रहता है, और यह तरह तरह के जीवों को अपना ग्रास बनाता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि टैपीर को खाता है, टैपीर हुआ, डियर हुआ मतलब हिरन हुआ, शीप हुआ मतलब भेड़ वगैरह हुई। यहाँ पे और भी जो जंगली जानवर हैं उनको ये अपना ग्रास बनाता है, और यह मांसाहारी तो होता ही है। जिस तरह से अजगर शिकार करते हैं उसी तरह से ये शिकार करता है। 30 फीट लंबा होता है, लेकिन इसके शरीर का जो व्यास होता है, यानी इसका डायमीटर की बात करें तो 1 फीट इसका डायमीटर होता है, जो कि इसका जो व्यास है वो 1 फीट होता है। तो ये इस पे बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं और बहुत ही एग्जेजरेटेड भी इसको बताई गई हैं। तो ये आपका एनाकोंडा हो। एनाकोंडा के बाद हम बात करते हैं कैमन की। कैमन क्या है? दिस इज़ अ काइंड ऑफ एलिगेटर।
एलिगेटर है या मगरमच्छ से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। क्रोकोडाइल है एक तरह से, ये क्रोकोडाइल। तो ये कैमन है, और कैमन भी ये वैसे ऐसा मगरमच्छ है जो यहाँ पाया जाता है। ये स्मॉल साइज्ड मगरमच्छ होते हैं जिनकी साइज़ 5 से 6 फीट तक ही होती है। 5 से 6 फीट इनकी लंबाई होती है। और ये जो मादा होती है करीब 50 अंडे के आसपास देती है। अच्छा, ये 5 से 6 फीट लंबी होती है और इसका जो वो है 40 केजी के आसपास जो है वज़न होता है, और 40 वर्ष तक ये जिंदा भी रहता है। 40 वर्ष तक ये जीवित रहता है कैमन। लेकिन इसी कैमन की एक और प्रजाति है, इसी कैमन की एक प्रजाति है ब्लैक कैमन। ब्लैक कैमन जो है वह ब्लैक कैमन 18 फीट तक लंबा होता है। 18 फीट तक ब्लैक कैमन इसमें पाया जाता है, और ब्लैक कैमन 18 फीट तक लंबा होता है और 480 किलो तक वजनी हो सकता है और 80 वर्ष तक जीता है। दिस इज़ मोर डेंजरस। ब्लैक कैमन काफ़ी खतरनाक मगरमच्छ है जो कि अमेजन बेसिन में पाया जाता है। हालांकि इसका शिकार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसकी जो स्किन के लिए, मांस के लिए, इन सब का जो है शिकार किया जा रहा है। ये ब्लैक कैमन हो गई। इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लें इलेक्ट्रिक ईल की। इलेक्ट्रिक ईल भी इसी में पाई जाती है। यह इलेक्ट्रिक ईल 860 वाट की बिजली उत्पन्न करती है, झटके देती है और उससे शिकार करती है। ये इसके जो जिनका ये शिकार करती है वो जब झटके देती है तो वो या तो पैरालाइज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं या मर जाते हैं। उसके बाद ये जा कर के उनको ग्रास बना लेती है। तो इलेक्ट्रिक ईल जो है यह भी 6 से 8 फीट लंबी होती है। 6 से 8 फीट लंबी होती है। 20 केजी वजनी होती है, लगभग 20 केजी वजनी होती है इलेक्ट्रिक ईल। और करीब जो मादाएं हैं इसकी वो 22 साल तक जीवित रहती हैं, लेकिन नर इसका 15 वर्ष तक ही जीवित रहता है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल और इसी इलेक्ट्रिक ईल के कारण ही जैसे इसकी शायद ये जो है 1776 के आसपास इसका ये इलेक्ट्रिक ईल खोजी गई थी यहाँ पे। तो इसको खोजे जाने के बाद ही जो इलेक्ट्रिक बैटरी है उसको 1800 एडी में वोल्टा ने इलेक्ट्रिक बैटरी का निर्माण किया था। इसी से प्रेरणा लेकर के इन्होंने इस बैटरी का निर्माण किया था। तो इलेक्ट्रिक ईल किस तरह से झटके मारती है और इस पे बहुत ज़्यादा शोध का विषय है आगे। ये इलेक्ट्रिक ईल के बाद है आपका एक बहुत ही चर्चित पिरान्हा फिश। हालांकि इसमें हम जब अमेजन रेन फॉरेस्ट पढ़ाएंगे तो उसमें और अधिक बताएंगे कि किस प्रकार से, हालांकि इसमें भी लगभग इसमें 2000 मछलियों की 2000 से ज़्यादा प्रजातियां फिशेस की पाई जाती हैं अमेजन रिवर में। इसके बारे में हम बताएंगे। पिरान्हा फिश की बात कर लेते हैं। तो पिरान्हा फिश तो जैसा ये 1 फीट इसकी लंबाई होती है, 1 केजी वजनी होती है और जीती भी है ये 10 वर्ष जिंदा रहती है, 10 वर्ष से जीवित रहती है। पिरान्हा फिश के जबड़े बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, दांत बहुत नुकीले होते हैं, अतः यह अपने शिकार को बहुत ही मजबूती, इसको फ्लैश ईटर बोलते हैं। ये जहाँ काट लेती है पूरा मांस वहाँ से निकालती है, इसीलिए बहुत ही डेंजरस फिश मानी जाती है पिरान्हा फिश। इस पे मूवी बन चुकी है, बहुत सक्सेसफुल मूवी बनी है। और पिरान्हा फिश एक तरह से बहुत ही कुख्यात नदी है। तो
तो हमने पिराना फिश के बारे में, तो इसमें हम अमेज़न रिवर बेसिन के बारे में और उनमें पाए जाने वाले जीवों के बारे में हमने अध्ययन किया। और इसके बाद हम अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जा सके। इस वीडियो में संभव नहीं है, अतः हम अभी अनुमति लेते हैं। धन्यवाद।